और उसके बाद उन्होंने बुक पढ़ी है जैसे आर.एस. शर्मा है ना, आर.एस. शर्मा है और बिपिन चंद्रा है, जो बड़ी बड़ी बुक है, बिपिन चंद्रा है, इस तरह से। या फिर और भी जो बहुत बड़े बड़े राइटर उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर उसने ये बुक पढ़ी है, मेरी बात ध्यान समझना, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, और ये आर.एस. शर्मा, बी.एल. ग्रोवर, सुभाष कश्यप, बहुत सारे राइटर है आप जानते हैं। अगर सिर्फ हमने वो पढ़ी है तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे कि बच्चों से कैसे बात करनी है, कभी नहीं। क्योंकि जिस दौर में 6th-7th गुजरा है, उस दौर में हम लोग होशो हवास में नहीं थे, है ना। 6th क्लास का बच्चा क्या समझता है? बस यही समझता है जब कितनी जल्दी इंटरवल हम यहाँ से भागे, कब संडे आए। तो वो मेंटल स्टेटस उस तरह से नहीं काम करता है। लेकिन आप उस समय स्टूडेंट होते हो, जब आप स्कूल को विजिट करते हो तो आप एज ए गार्जियन होते हो, ठीक है। तो कैसे वहां बात करनी है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, वो एनसीईआरटी आपको सिखाती है। बिपिन चंद्रा नहीं सिखाएगा, उतना डाउन अर्थ नहीं जाएगा वो लोग, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, क्लियर हो गया। दूसरा एक और था कि किस क्लास की पढ़ें, ठीक है। तो क्लास का मतलब यही है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि आपको 6 to 12th करना है ना, 6 to 12th करना है। लेकिन हमने देखा है क्लास 4th के एनसीईआरटी से भी आते हुए और क्लास 5th क्लास की एनसीईआरटी से भी आते हुए, हमने क्लास 6 और क्लास 5 की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हुए देखा है। तो मेरा कहना है कि जो एसएस, जो जनरल स्टडी है, जो जीएस वाला पोर्शन है, वो 5th का भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5th क्लास का भी। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन उन्होंने, एक बार क्या, कई बार उन्होंने पूछा है कि बहुत बहुत सारे ऐसे वेजिटेशंस है। 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, एक वेजिटेशन का नाम दिया था फ्लावर का, वो उत्तराखंड में होता है। तो उन्होंने पूछा था कि जब हम पहाड़ों पे जाएंगे तो कौन कौन सी वेजिटेशन हमारे रास्ते में आएगी। तो वो 5th क्लास में दिया हुआ है ना, 5th क्लास में दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि वो जानना चाहते हैं आपने क्लास 1 से लेकर, ऐसा कोई यूपीएससी तो नहीं लिखता है ना 6 से लेकर 12 तक ही पूछेंगे, ऐसा क्या है। अभी एक यूपीपीएससी ने, यूपीपीएससी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैं उसको देख रहा था, तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको जो लेवल है, मैं अगर शायद मैं अगर मुझे मिल सके तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, उसकी उसके लैंग्वेज को दिखाऊंगा। उन्होंने एनसीईआरटी वर्ड का यूज किया है, कितना उन्होंने कुछ भी चीजें क्लियर नहीं की हैं उसमें, किस वो क्या बात कर रहे हैं उसमें, और कैसे लोग गुमराह हो जाएंगे सिलेबस को देख के उसके। तो अभी अभी मैं खोल रहा हूँ, फिर खुलेगा इस पे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे लाके नोटिफिकेशन को। तो तो आपको क्लास 5th से लेकर जो एनसीईआरटी रेलिवेंट है, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, रेलिवेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एनसीईआरटी आपके जीएस में आती है, जो एनसीईआरटी आपके जीएस में आती है। अब जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में तो मैथ भी ठीक है ना, मैथ। तो मैथ हमें 10th क्लास का क्या करना है ना, मैथ का 10th क्लास का क्या करना है, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में संस्कृत भी है, तो संस्कृत का क्यों पढ़ना है हमें, जो हमारे एग्जाम में भी नहीं आती है। तो मतलब जितनी एनसीईआरटी हैं वो सारी नहीं पढ़नी। जैसे 12th का साइंस है, वो कभी नहीं पूछेगा, उस लेवल पे जाता ही नहीं है, ठीक है। तो 9th क्लास का इकोनॉमी है, उसमें कुछ नहीं आता है। तो ये चीजें हैं, ये कभी जरूरी नहीं है कि आप सारी एनसीईआरटी पढ़ो। अब खुद बताइए 12th का साइंस का करने क्या मतलब है, साइंस कभी आता है क्या, नहीं। 12th का मैथ करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 12th का मैथ करने की कोई जरूरत नहीं। जो रेलिवेंट आपके जनरल स्टडी का सिलेबस है उसकी एनसीईआरटी करना है, ठीक है, वो एनसीईआरटी आपको करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस।
तो ये है। तीसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी से आगे क्या? तो एनसीईआरटी से आगे है स्टैटिक पोर्शन, मतलब स्टैटिक का मतलब होता है जीके और करंट अफेयर्स। तो एनसीईआरटी से आगे ये दो चीजें आपको करनी है, जीके और करंट अफेयर्स। अब आप सोचोगे जीके से क्या कहना है यहाँ पे, मतलब जीके के कहने का क्या मतलब है? जीके कहने का मतलब है वो बॉडी जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आरबीआई एनसीईआरटी में नहीं है, फाइनेंस कमीशन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक, एनजीटी एनसीईआरटी में नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, डब्ल्यूटीओ एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये सारे बॉडी हैं जो स्टैटिक पोर्शन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जो उन्होंने सिलेबस दिया है कितना स्मार्टली दिया है उसने, उन लोगों ने। देखिए ये सिलेबस उन्होंने जारी किया है कल या परसों, शायद 19 फरवरी को जारी किया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। तो समूह गा के लिए जो भी भर्तियां होंगी वो जैसे यूपी टेट है, स्विच सी टेट है, वैसे ही है ये। तो हमें यह समझना है कि उन्होंने सिलेबस उन्होंने दिया है पूरा, और यहाँ पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत छोटा सा दिया है। ये देखिए नोटिफिकेशन को समझिए, ये दिया उन्होंने दिया है कि इन्होंने दिया है कि क्रमांक 1 से 9 में अंकित शैक्षणिक विषयों, शैक्षणिक विषय मतलब क्रमांक 1 से लेकर 9 तक जीएस का ही पेपर होगा वो, जो लेवल है ना, डिफिशियंसी लेवल है, वो है एनसीईआरटी द्वारा यानी राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर स्तर का होगा, है ना, सेकेंडरी सीनियर। अब उन्होंने ये दे दिया, और सेकेंडरी का मतलब होता है 6 क्लास से, और सीनियर का मतलब होता है 10 क्लास का। इस हिसाब से उन्होंने ये क्लास को क्लियर नहीं किया है ना, क्लास को क्लियर नहीं किया है उनका। और एक चीज देखिए क्या बोला उन्होंने, स्तर का होगा, मतलब ये क्लियर नहीं बोला कि एनसीईआरटी से ही होगा, स्तर का होगा, ठीक। तो इस तरह से चीजें हैं। तो कभी भी आपको कोई क्लास वो नहीं देते हैं। और यहाँ पे देखो ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी होंगी, मतलब क्या मैथ की होगी कि नहीं होगी, साइकोलॉजी की होगी कि नहीं होगी, एनसीईआरटी तो बहुत सारी होती है। तो उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी को लेके। और ये खैर सिलेबस अपने हिसाब से बनाते हैं वो लोग, तो ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी से आगे ये पोर्शन है। और बताएं, कुछ पूछना हो तो हम शुरू करते हैं फिर। मनीषा चौधरी कुछ पूछना है, बताएं। सर ठीक है, देखिए हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री को, है ना, हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री को 12th क्लास से शुरू करते हैं, क्योंकि 6 से करेंगे तो हमने स्टार्टिंग पहले जब एनसीईआरटी शुरू की पढ़ाना तो 6 क्लास से की। तो 6 क्लास में प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अशोक के बारे में, या बात कर रहे हैं वैदिक कल्चर के बारे में, या बात कर रहे हैं इंडस के बारे में, तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज दी होती है, और उसको फिर अधूरा छोड़ना फिर अच्छा नहीं लगता, है ना। तो मन करता है पूरा ही करवा दो। तो क्यों ना हम पूरे से छोटे की ओर आए। सपोज कीजिए हमने जो चीज 12th में पढ़ ली है, 12th में हमने अच्छे से पढ़ा है कि फाहियान कौन है ना। 12th में अगर हमने अच्छे से पढ़ा है कि फाहियान कौन है, तो हमें 6 में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। 6 में दिया हुआ है। यहाँ अगर 12th में फाहियान के बारे में 600 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो 6 क्लास में उसके बारे में 120 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो चीज हमें मिलती जाएगी उसको छोड़ते जाएंगे, इसलिए हम ऊपर क्लास से चलते हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो चलिए, और मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी 12th क्लास में आपके 3 एनसीईआरटी हैं, ठीक है। 3 एनसीईआरटी हैं। एक में एंशिएंट है यानी प्राचीन भारत, दूसरे में मिडवल है,
और फिर मॉडर्न है। तो इस तरह से 3 एनसीईआरटी आपके 12th क्लास में, 3 एनसीईआरटी, ठीक है। तो 12th के एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लेते हो तो हिस्ट्री के जो पोर्शन है वो लगभग 95% कवर हो जाएगा आपका, 95%, है ना। और क्वेश्चन जो है वो आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, मान लीजिए जीएस में अगर क्वेश्चन आ गए हिस्ट्री से 18, तो आप यकीन मानिए एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन आराम से रहेंगे, 6 to 12 तक 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट आपको बस सही से वहां पे निकालना आना चाहिए, है ना। पता है कि आदमी क्या होता है कि यूपीएससी में इसलिए नहीं फेल होता है कि उसने पढ़ा नहीं, है ना, इसलिए फेल नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा, फेल इसलिए होता है, हम लोगों का क्वेश्चन अभी जस्ट आपने सीबीजी ये जो एग्जाम हुए हैं, यूपी का हुआ तो यूपीएससी हुआ और जस्ट अभी सीजीपीएससी हुआ है, तो आपने देखा होगा एक चीज आपने फील की होगी कि क्वेश्चन गलत इसलिए नहीं होते आपने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन गलत ये होते हैं कि जब आप पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीजें थी जो सारी दिमाग में नहीं रह पाई, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं, बातें ये होती हैं जैसे आप, जैसे ये आपका माइंड है ना, आपका माइंड ये है और इस माइंड में कई तरह की चीजें हैं पहले से, और आप जो दिन आ रहा है डेली आ रहा है उसमें डालते जा रहे हो सारा चीज, इससे पढ़ लें इससे पढ़ लें इससे पढ़ लें, ये सारी चीजें दिमाग में आपकी आती जा रही हैं। अगर वास्तव में इन्हीं में से कोई ऐसी चीज होगी जो वास्तव में बहुत काम की होगी, अब वो काम की मान लीजिए ये चीज है, आप ये चीजें इतनी भरी पड़ी हैं, इस ये भी आपके दिमाग में नहीं रहेगी। मेरी बात समझिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पहली बार देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन यूपीएससी में भी, यहाँ भी। लेकिन जब दिमाग आपका इस तरह से होता है ना, तो कहते हैं ना कि चीजें छूट जाती हैं हमसे, रियल चीजें। जब दिमाग आपको इस तरह से रखिए, है ना, इस तरह से, जहाँ चीजें 1 या 2 होंगी तो आपको क्लियर दिखाई देंगी कि हाँ देखो एक चीज यहाँ पे है और एक चीज यहाँ पे है जी। हाँ, और ये आपने अभी सीजीपीएससी दिया है तो ये फील भी किया होगा, क्यों ऐसा था। यस यस सर। कितना इजी क्वेश्चन गलत हुआ होगा आपसे, होता है। लोगों इसी बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एसिड रेन क्या है, मतलब आप समझ रहे हो। हमें लगता है कि जब से आप पढ़ रहे हो, हमने कम से कम इसको 50 बार तो डिस्कस किया ही होगा। और वहां पे गलत होने का रीजन सिर्फ एक ही है कि अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से कभी तो कर ही लेंगे। और जो लाइफ में अल्टरनेट या ऑप्शन होना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ बस यही हमें समझना। 3 बातें हैं सिर्फ उसमें, एसिड रेन में, एयर पॉल्यूशन है, सल्फर और नाइट्रेट से होता है, बस सल्फर और नाइट्रेट से होता है एयर पॉल्यूशन, तीसरी कोई बात ही नहीं है उसमें। 3 वर्ड हैं, चौथा वर्ड नहीं है एसिड रेन में। यूपीएससी में आता है तब भी गलत होता है आप लोगों से, स्टेट में आता है तब भी गलत होता है। तीसरी लाइन से कोई चौथा वर्ड है उसमें, बताइए। एयर पॉल्यूशन है, क्या है, एयर पॉल्यूशन है, किससे होता है, सल्फर और नाइट्रेट से होता है, बस। कभी नहीं। सल्फर किससे निकलता है, केमिकल फैक्ट्री से। 4 वर्ड से ज्यादा नहीं है, फिर भी हर बार गलत होता है। तो 27 जो एग्जाम हो रहा है इसमें 3 से 4 लोग दे रहे हैं, 5 लोग हैं, दर्शन नहीं दे रहा है, बाकी तीनों लोग दे रहे हैं 27 को। तो मेरी आप लोग एडवाइस यही है, आपको पता है जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं चीजें व्हाइट बोर्ड पे बहुत कम लिखता हूँ, बहुत कम, देखा होगा आपने। एक चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, फिर यहाँ पे लिख दी, और फिर हमने यहाँ पे लिख दी, फिर जाके यहाँ पे लिख दी। ये चीजें ऐसा मैं क्यों करता हूँ पता है, ताकि आपका यहाँ पे दिमाग रहे इस तरह से, इस तरह से। और पूरा पैराग्राफ में भर दूं इस तरह से, पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक भर दूं ऐसे करके, ठीक है। और फिर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये वाला पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना। क्या लगता है आपको याद रहेगा ये सब?
पढ़ाना भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत चीजें देखो सिस्टमेटिक लिखता हूँ। मेरा अक्सर फॉर्मेट आपने देखा होगा, हमारा अक्सर फॉर्मेट ये वाला रहता है। कोई चीज हमने ये लिखी, मान लीजिए एक्स, फिर नीचे हमने लिखा इस तरह से, यहाँ कुछ लिखा, मान लीजिए वाई लिखा, फिर हमने यहाँ कुछ लिखा इस तरह से। ये हमारा फॉर्मेट रहता है ताकि सीधे आपको हिट करे माइंड पे। बहुत कम होता है हमारा ये वाला फॉर्मेट हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। और जो सर आपके फॉर्मेट को आपसे समझे बगैर उसको कोई नहीं पढ़ सकता। मतलब एक बार क्लास अटेंड नहीं करेंगे और सिर्फ किसी नोट्स दे के पढ़ना चाहेंगे ना तो नहीं पढ़ सकते उसको। नहीं, तो ये फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात है? वो सबसे बड़े फायदे की बात है, कॉपी नहीं कर सकता, हाँ, देख के भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आज मैं कह रहा था कि हम कह रहे थे मेरा मैटर खुद का कॉपीराइट मेरे, हम नहीं कर सकते अपने मैटर पे क्लेम। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ नया होता है, नया तरीका होता है। तो ये अच्छा, वो चलिए वो तो अलग बात है, किसको फायदा नहीं हो सकता है। बस हमें ये सोचना है आपको फायदा उससे होता है कि नहीं, मैटर ये करता है। अब जो नहीं पढ़ रहा उससे मैं क्या लेना देना, दिमाग में आप लोगों के जाना चाहिए बस। तो ये चीज है, ठीक है। तो चलिए देखो, हमने कहा कि 3 एनसीईआरटी हैं, और 3 एनसीईआरटी में पहली एनसीईआरटी है एंशिएंट की। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। तो कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं, है ना। बेसिक सी चीजें ये हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री, पहला पॉइंट, ठीक है। हिस्ट्री क्या है। दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री कितने टाइप की होती है, ठीक। ये पहले हम थोड़ी बेसिक जान लेते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री है क्या, इतिहास क्या है, तो सिंपल वर्ड में करेंगे कि रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री। रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री, यानी लिखित और संग्रहित, ध्यान रखना, लिखित और संग्रहित सामग्री इतिहास कहलाती है। संग्रहित क्यों? जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए इंडस सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे स्टैच्यूज मिले हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे जो चीजें हमारे संग्रहालय में रखी हुई हैं वो भी हिस्ट्री है। तो लिखित और संग्रहित वस्तुएं इतिहास कहलाती हैं। नॉर्मली भाषा में ये कह देते हैं कि गुजरा हुआ कल इतिहास है। तो मतलब क्या, फरवरी चल रही है, जनवरी हिस्ट्री हो गई क्या? नहीं, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे, नॉर्मली 2 चीजें हैं। एक बार पूछा था कि अच्छा कितने टाइम पहले की बात को हिस्ट्री मान सकते हैं, तो 200 ईयर, 200 ईयर, 200 साल की पहले की कहानी को, पहले के मटेरियल को हम इतिहास कह सकते हैं। एक आपने सुना होगा पांडुलिपि, एक वर्ड सुना होगा आपने, पांडुलिपि, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है आपको वो पता है? ऐसा रिटन मटेरियल जो कम से कम कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो। ध्यान समझिएगा, पांडुलिपि सुना है ना आपने? तो पांडुलिपि एक ऐसा लिखित सामग्री है जो 1500 से 2000 साल पुराना हो। तो टाइम की अगर कोई बात करेगा कि अच्छा आप कहते हो कि जनवरी हिस्ट्री नहीं है, तो अगर टाइम के हिसाब से मापने की कोशिश करें तो क्या होगा? 200 साल से पहले की जो भी घटना हम उसको इतिहास कह सकते हैं, ठीक है। तो सीधे लिख लीजिए, लिखित एवं संग्रहित, ठीक है, या रिकॉर्डेड मटेरियल, इंग्लिश में चाहे तो रिकॉर्डेड मटेरियल इज नोन एज अ हिस्ट्री। लिखित और संग्रहित सामग्री इतिहास कहलाती है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे है, हाँ, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया। बेसिस ऑफ
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कोई ना सही हो गया। हमने कहा तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री है क्या, है ना, इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है लिखित एवं संग्रहित सामग्री को हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास 3 प्रकार का होता है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला इसमें है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक एज या हिस्टोरिक एज, इस तरह से इसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा इसमें है हिस्ट्री, बहुत सिंपल सा, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो हम चाहते हैं हिस्ट्री में कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको पता ना हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल, इस समय की बात है, ठीक। एक बात देख लेते हैं इसको क्या है ये। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें न तो रिटन मटेरियल है और न ही कोई उनके द्वारा छोड़े गए बहुत ज्यादा अवशेष। इतना लिख लीजिए, नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस, कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, ऐसे समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतना लिखना है बस केवल। प्री हिस्ट्री क्या होता है, नो रिटन मटेरियल, कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, that time period has the written material but we are unable to understand it। इस समय लिख लीजिए, लिखित सामग्री तो है बट हम उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है, लिखित सामग्री है बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, पर हम उसको समझने में असमर्थ हैं, उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर है। अगर आप प्री हिस्ट्री एज को देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है स्टोन एज। अगर आप देखोगे आद्य ऐतिहासिक काल तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में रिटन मटेरियल तो मिलता है बट हम उसको पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसमें हिस्ट्री, ये वैसा पीरियड है जिसमें रिटन मटेरियल भी है और हम इसको पढ़ भी पाए हैं। तो हिस्ट्री शुरू होता है हमारा वैदिक कल्चर से, ठीक है, हिस्ट्री शुरू होता है हमारा वैदिक कल्चर से या वैदिक एरा से। तो ये वैदिक कल्चर या वैदिक एरा से शुरू होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि अभी पहली बात हमने बोली थी व्हाट इज द हिस्ट्री, ठीक है, तो रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री। सेकंड पॉइंट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहां पर कोई रिटन सामग्री नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री वो है जो रिटन सामग्री है बट हम उसको पढ़ नहीं पाए। यहाँ पर रिटन सामग्री है और हमने इसको पढ़ भी लिया, ठीक है, तो ये हो गया प्री हिस्ट्री के टाइम। अब फिर हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे वो आपको पता है, ठीक है। 3 पार्ट में कौन कौन सा, एंशिएंट है ना, और तो ये है एंशिएंट और मिडवल वो आप जानते हैं, और मॉडर्न। तो ये है, तो ये 3 पार्ट, हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना, हिस्ट्री। और अगर आपसे पूछेगा, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछा टफ क्वेश्चन कि इनको डिवाइड करने का बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, आधार, तो आप क्या बताओगे, इनको डिवाइड करने का आधार क्या है, बेस क्या है। तो क्या आधार है, इनका जो आधार है वो है टेक्नोलॉजी एंड रेवेन्यू सिस्टम एंड सोसाइटी। ध्यान रखना है क्या क्या है, यानी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, ठीक है, और दूसरा है इसमें रेवेन्यू सिस्टम यानी राजस्व प्रणाली, और तीसरा है राजस्व प्रणाली, और चौथा है इसमें सोसाइटी, समाज, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सोशल। ये अब देख लेना, पहला क्लास एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है, इंग्लिश में करवाया वो
ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 आधार हैं। अब तीनों आधार कैसे कैसे हैं वो आप समझ जाओगे, बस ये लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे अभी समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लिंक करना पड़ेगा फिर, लेकिन जब भी मौका लगे, आपको लगे कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, हमें ये समझ में नहीं आया, तो हमें बता देना। तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और रेवेन्यू सिस्टम और सामाजिक सोशलाइजेशन कि कैसे कैसे। अब हम सीधे सीधे देखते हैं कि प्री हिस्ट्री एज, ठीक है, प्री हिस्ट्री एज, सीधा सीधा बात करते हैं। प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री एज, इसको स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्टोन एज भी कहते हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों? मैक्सिमम यूज ऑफ स्टोन, ठीक है, तो अधिकांश जो है किसका यूज हुआ है? अधिकांश पत्थर का यूज हुआ है, यानी पाषाण का यूज हुआ है, स्टोन का यूज हुआ है, इसलिए उसको पाषाण काल कहते हैं। पहले तो सीधे रीजन समझना है कि व्हाई दैट पीरियड इज नोन एज अ स्टोन एज। तो क्योंकि अधिकांश पत्थर का यूज हुआ है, इसलिए हम उसको स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या है इसका? टाइम है 2 मिलियन ईयर एगो, बिफोर, ठीक है, बिफोर, ये ध्यान रखना, यानी 20 लाख वर्ष पहले, 2 मिलियन वर्ष पहले का समय है, वो है प्री हिस्ट्री एज का समय। ये अकॉर्डिंग एनसीईआरटी है, ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं कि इस पीरियड को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, 3 पार्ट में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज, लिख लीजिए, पाषाण काल का वर्गीकरण, पाषाण काल का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। अब इसे ध्यान रखना, अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हमने बताया कि प्री हिस्ट्री एज क्या है, तो वो समय है जहां पर रिटन मटेरियल नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि दैट एज इज नोन एज अ स्टोन एज, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर पत्थर का यूज हुआ है। उसके बाद टाइम कितना है, कब थी ये, तो वो है 2 मिलियन ईयर बिफोर, ठीक है, ईयर बिफोर, बिफोर, ठीक है। और पाषाण काल की बात करते हैं, ये 3, इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। तो नया पेज बना लेते हैं, यहाँ पे नया तरीके से लिख लेते हैं, हम इसी की बात करेंगे, पाषाण काल का समय क्या है। देखो, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे ज्यादा ह्यूमन ने, सबसे ज्यादा मानव ने किस समय, किस युग में समय बिताया है, तो वो है प्री हिस्ट्री एज। एक बार पेपर कोई हुआ था, बीएड का ही था शायद, कोई छोटे एग्जाम था, तो उससे पूछा था मानव ने सबसे ज्यादा समय अपना किस युग में बिताया, मतलब पाषाण काल में बिताया, या सिंधु सभ्यता में बिताया, या फिर मुगल काल में, ऐसे करके पूछा था उन्होंने। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा समय मानव ने, यानी हम सब ने पाषाण काल में बिताया, सबसे ज्यादा समय, ठीक है। मतलब 99% इंसान ने अपने जीवन का समय पाषाण काल में बिताया, यानी जो मानव सभ्यता विकसित हुई है उसका 99% टाइम पीरियड इस काल का है। अब देखते हैं हम इसमें क्लासिफिकेशन, कितने टाइप में इसको बांटा गया है, ठीक है, सीधे सीधे समझ लेते हैं। तो इसको तीन टाइप में बांटा गया है, 3। पहला है पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज, यानी पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल। दूसरा है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज।
अभी कट जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। दूसरा है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल, ठीक है, ये है नव पाषाण काल। तो 3 पार्ट में बांटा गया है कि पेलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक यानी नव पाषाण काल, और ये नियोलिथिक एज यानी ये मध्य पाषाण है, ये नव पाषाण काल। तो इसमें ये 3 तरह से बांटा गया है, 3 पार्ट में। अब हम इनको सबको अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम तो अभी हम लोग पहला टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वो पाषाण काल की बात की। अब देखते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल। देखो जब भी कोई भी समय को आप समझेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो पहले तो टाइम समझेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहां पर है ना। लोकेशन हमें पता होना चाहिए, यानी किस जगह पर है, स्थिति कहां पर है, लोकेशन किस जगह पर वो है। और उसके बाद समझना चाहिए हमें लाइफ यानी जीवन, ठीक है, लाइफ, जीवन। तो ये तीन पॉइंट ही बस सफिशिएंट है इसके लिए, है ना। 3 पॉइंट हैं जो सफिशिएंट है। तो समझिए इसको। टाइम है इसका 2 मिलियन बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, पहले, ठीक है, पहले 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। ये एनसीईआरटी में ऐसी दिया हुआ 11th-12th क्लास की, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है, सबसे ज्यादा हमने इसी युग में समय को बिताया है, ओके। दूसरा इसमें लोकेशन। एक मैं चीज आपको बता दूं कि सबसे पहले ये लोग पहाड़ों में आके बसे थे। सबसे पहले ये लोग पहाड़ों में बसे थे। पहाड़ों में बसने का एक रीजन ये भी था क्योंकि मैदान में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक। पहले तो ये था कि मैदान में बाढ़ है ना, और उनके लिए एक जगह भी साफ नहीं थी। तो सबसे पहले इनका जो एरिया है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, लाइक जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि कौन सा इनका एरिया था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है। तो ये लोग उत्तर पश्चिम भारत में थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो कभी आपसे पूछ सकता है ना, क्या पूछ सकता है, देखिए आंसर क्या देगा आपका, सीधे आपको देगा वो कि पंजाब, है ना, कश्मीर और अफगानिस्तान और एमपी, मध्य प्रदेश। फिर पूछेगा किस स्टेट में पाषाण कालीन सभ्यता नहीं थी, है ना, किस स्टेट में पाषाण कालीन सभ्यता नहीं थी। तो आपको लगाना एमपी में नहीं थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे लोकेशन से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लोकेशन से, ठीक है। तो या तो आप ये कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट रीजन, उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप भाग, एक वर्ड में सारा कुछ आ जाएगा अगर आप ज्योग्राफी का ही लिखना चाहते हैं तो। और जैसे सब लोग लिखते हैं वैसे लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जम्मू कश्मीर आता है और पंजाब आता है हमारा इंडिया में, और राजस्थान आता है। तो ये रीजन है उस एरिया में। अब नेक्स्ट बात आती है लाइफ, जीवन की। तो जीवन इनका कैसा था वो बता देते हैं, है ना। जीवन में सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये लोग, इनका इकोनॉमी क्या है,
इकोनॉमी, है ना, इनका इकोनॉमी क्या है। दूसरी बात, इनका इतिहास, क्या बोलते हैं इसको, अर्थव्यवस्था क्या इनकी है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। दूसरी चीज है इसकी है सोसाइटी, सोसाइटी क्या है। उसके बाद है कल्चर क्या है, कल्चर क्या है इनका, संस्कृति क्या है, समाज क्या है, संस्कृति क्या है, और इकोनॉमी क्या है। कम से कम ये चीजें तो हमें जानना चाहिए जीवन में, हर किसी के जीवन में होता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई जिंदगी अब इकोनॉमी से शुरू करता है, सोसाइटी में रहता है, और कल्चर में वो कल्चर में हर रीति रिवाज करता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कम से कम। अगर हम इस समय इस टाइम की बात करेंगे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में वो लोग केवल और केवल हंटिंग करते हैं, शिकार, ठीक है, केवल और केवल वो लोग शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार, नो एग्रीकल्चर। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग, देखिए कि ये लोग केवल शिकार करते हैं, शिकार, ठीक है, ये लोग कृषि नहीं करते, पहली बात। दूसरी चीज है, जब कृषि नहीं है तो व्यापार में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, कृषि नहीं है तो व्यापार में भी कुछ नहीं होगा, केवल ये लोग शिकार करते हैं और इनकी लाइफ में। दूसरा इसमें है सोसाइटी, दे लिव एज ए ट्राइबल, वो जनजातियों के रूप में रहते हैं, जनजातीय समूह के रूप में रहते हैं, और वो नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में। जब जनजातीय की बात कर दी तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि वो अस्थाई जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कभी यहाँ तो कभी वहां। समाज इनका कैसा है कि जनजातीय रूप में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं और अस्थाई रहते हैं। अब आप लोग ये पढ़ा होगा कि पाषाण काल में लोग खाल पहनते थे या फिर पेड़ों की छाल पहनते थे। मैं आपको बता दूं कि हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जहां ह्यूमन बीइंग कंप्लीट नेचुरल लाइफ जीता है, यानी संपूर्ण प्राकृतिक जीवन जीता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ये लोग सिर्फ समझना शुरू किए कि ये एक होमोसेपियंस है, तो खाल तब पहनेंगे ना जब वो हिरन या गाय यानी बड़ा जानवर कोई मारेंगे, खाल तभी तो पहनेंगे, है ना, या खरगोश की कबूतरी खाल पहन लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। कहीं पूछेगा कि ये लोग नग्न क्यों रहते थे, नग्न इसलिए रहते थे क्योंकि शुरुआत में ये इतने इनके अंदर स्किल नहीं थी कि किसी बड़े जानवर को मार पाए, नहीं उनके इतने अच्छे औजार थे तो किसी बड़े जानवर को मार पाते, ठीक। तो खाल इनको नहीं मिल सकती थी कि जिससे उनके कपड़े बन सकें या वो पहन सकें, बॉडी को कवर कर सकें, पहली बात, क्योंकि वो उनके पास औजार मतलब हथियार ऐसे नहीं थे। और ये लोग अलग अलग रहते थे, मतलब एक साथ नहीं रहते थे। अब एक दो तीन लोग किस जानवर को मार पाएंगे, मारने में उसको लाने के लिए भी चाहिए लोग, तो ना तो इनके पास औजार हैं ना इनके पास लोग हैं, तो बड़ा जानवर नहीं मार सकते, इसलिए खाल भी नहीं पहन सकते। दूसरी बात कि पेड़ों की छाल, अरे भाई जब वो पहाड़ों पे रहते हैं तो कहाँ पेड़ है, चलो मान लिया पेड़ मिल भी गए तो खाल, तो पेड़ की छाल को निकालेंगे कैसे, लोहा तो है ही नहीं, है ना, और पत्थर भी इतना नुकीला नहीं है उनके पास। शुरुआत में जो उनके औजार हैं वो बहुत ही बेडौल हैं, बड़े बड़े हैं। मान लीजिए एक कोई पत्थर इस तरह से है, एक कोई पत्थर इस तरह से पड़ा हुआ है और एक कोई पत्थर इस तरह से है, तो इस पत्थर से आसानी से किसी जानवर को मारा जा सकता है, इस पत्थर से नहीं मार सकते आप। तो शुरुआत में जो उनके औजार थे, औजार में पत्थर का इस्तेमाल करते थे वो, तो पत्थर नुकीले नहीं थे, बेडौल थे, बड़े बड़े पत्थर थे। तो ऐसे ही तो किसी के वो लग जाए और जानवर मर जाए, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ना तो वो किसी बड़े जानवर को मार पा रहे थे और ना ही किसी पेड़ की वो छाल को निकाल पा रहे थे। कभी आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्यों नहीं जानवरों की खाल पहनते थे, वो क्यों नहीं
पेड़ की छाल पहनते थे। तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सभी को? अब तो ये हो गया आपका कि वो लोग अर्थव्यवस्था में क्या करते, हाँ, और समाज में क्या था उनका। जो भी चीजें हो आप उनको डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, है ना, उसको लिंक अप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है, उसमें है संस्कृति, कल्चर। अब जब कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, आप खुद बताइए एक नग्न व्यक्ति क्या संस्कृति होगी उसके पास। संस्कृति का मतलब क्या होता है कि वो लोग विवाह कैसे करते थे, वो लोग किस भगवान को मानते थे। तो उनकी संस्कृति यही है, दे लिव विद नेचर, और कुछ भी नहीं, दे लिव विद नेचर। वो केवल संस्कृति, वो केवल प्रकृति के साथ रहते हैं। ना तो कोई यहाँ पर गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई यहाँ पे रिवाज नहीं है, रिचुअल्स यहाँ पे कोई नहीं है। समाज, जो सामाजिक भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है, भेदभाव भी नहीं है। यहाँ पर कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, तो ना तो भगवान का कॉन्सेप्ट, ना कोई रीति रिवाज है, ना कोई सामाजिक भेदभाव है। पर एक ही, इसमें दो ही चीजें सही हैं, वो है पर ये लोग प्रकृति के साथ रहते हैं। ठीक है, प्रकृति के साथ इनका जीवन है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें रह गई, अरे भाई क्या प्रशासन होगा इनका, प्रशासन में भी कुछ नहीं था, शासन में भी कुछ नहीं था, भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीजें थी इनके साथ। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमने जो पूरा पाषाण की बात की, ठीक है, हमने जो पूरा पाषाण की बात की, सबसे पहले हमने बताया कि समय क्या है, ठीक है, फिर बताया कि इसकी स्थान क्या है, और फिर बताया कि जीवन क्या है। और जीवन में हमने आपको बताया कि ये लोग इनकी आर्थिक दशा क्या है, आर्थिक दशा, फिर हमने बताया कि इनका समाज क्या है, और फिर हमने बताया कि इनकी संस्कृति क्या है। ठीक है, यही पॉइंट तो बात हुई थी। अब बताएं इनमें कोई पॉइंट ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? जी बोले, लिख लेंगे, आप समझ पाएंगे? तो एक इनकी उपलब्धि है, वो है आग की खोज। कभी आपको लिख लेना, बस नोट करके लिख लीजिएगा, इस समय जो इस काल की उपलब्धि है वो है आग की खोज, है ना। आग की खोज इसी काल में हुई थी, आग की खोज। तो ये बस इनकी उपलब्धि है। ठीक है, आज ज्यादा टॉपिक नहीं हो पाए क्योंकि शुरुआत में कई सारी चीजें बतानी थी। तो कल से हम लोग पूरा पाषाण से लेके चलेंगे, और बस आप लोग नोट्स बनाते जाना इसी तरह से, और इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। बस जो चीज आप लिख रहे हो उसका रीजन पता हो, है ना, रीजन पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि बड़े जानवर को नहीं मार पाते तो क्यों, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि वहां पर सामाजिक भेदभाव नहीं है, अरे वहां समाज ही नहीं है, गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डराने वाला नहीं है, तो भगवान कैसे होगा, नेचर है वहां पे। तो जो आप लिख रहे हो उसका एक रीजन आपके पास होना चाहिए बस। आप इंटरव्यू में भी लिख पाओगे, और मेंस में आपकी पेन नहीं रुकेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये कंफर्म है। जैसे आप किसी से आप पूछोगे, अच्छा बताओ पूरा पाषाण के लोग खाल क्यों नहीं पहन सकते थे, या उन्हें छाल क्यों नहीं पहनी उन्होंने, तो लोग ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि औजार नहीं थे, लोहा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये चीजें आपको खुद से लिंक अप करनी होती है, तब जाके इनका आंसर आता है। ठीक है, चलिए हम लोग कल हम करेंगे मध्य पाषाण काल। अभी क्लास एक और है 6 बजे इंग्लिश का, तो कल लिख लीजिए मध्य पाषाण काल, यानी मेसोलिथिक एज। इसकी हम लोग कल बात करेंगे, मेसोलिथिक एज।
ठीक है। यस सर। ठीक है, क्लास को भी रोक सकते हैं क्योंकि क्लास है सर जस्ट तुरंत।